तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है, लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोगों को लाइफ में प्रैक्टिकलिटी नजर आएगी, यानी कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ डिफरेंट लाइफ में चल रहा है और उसकी तलाश में आप लोग निकले हैं। तो जिंदगी में आप लोग अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूं। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूं। अगर जिंदगी में आप लोग रियलिटी में अगर अपने आप को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को टाइम देना स्टार्ट करो, फिर आप लोगों को समझ में आएगा आप लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। 99% आदमी क्या करते हैं आज के डेट में, वो आज की डेट में ये नहीं देखते हैं कि कौन कहां जा रहा है, बस उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। पर लेकिन जब तक बैठकर आप लोग अपने बारे में नहीं सोचोगे, अपनी चीजों को समझना स्टार्ट नहीं करोगे कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं, कुछ पर्पज होगा ना, या फिर बस ऐसे ही कि हाँ जो कोई कर रहा है बस वही काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर ऐसी लाइफ जियोगे तो उसका कोई मतलब आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। जब लास्ट जिंदगी के मोमेंट होंगे तो बैठकर इंसान रिग्रेट कर रहा होगा कि यार बस यही करने आए थे कि हम लोग, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जिंदगी में कोशिश करो कि अपनी तलाश करते रहो, अपने आप को खोजते रहो। कुछ ना कुछ हर एक इंसान के अंदर नया होता है और जिस दिन आप लोगों को अपनी जो ताकत है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, उस दिन आप लोगों की लाइफ जो है वो प्रोडक्टिव एक काफी लार्ज स्केल पर प्रोडक्टिव लाइफ होने स्टार्ट हो जाएगी। और नहीं यकीन आ रहा है तो इसको इंप्लीमेंट करके देखिए और फिर बताना आप लोग रियलिटी में इसको अंदर से फील करोगे। तो हमेशा अपनी सर्च में रहने के लिए आप लोग अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, वरना दुनिया आती है चली जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता क्यों आए थे और क्यों चले गए। तो कोशिश करो अपने आप को थोड़ा सा कम से कम टाइम दो। काफी शानदार ये डिस्कशन रहेगा, अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बच्चा बोला था सर मोटिवेशन कोड देने से पहले एक बार ओवरव्यू दे दिया करो नैनो का कि हाँ क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद में मोटिवेशन कोड बताया करो। मैंने कहा अच्छा जी, चलिए देखते हैं, अच्छा सजेशन है, देखूंगा इंप्लीमेंट करने लायक है, ठीक है। आगे देखते हैं, टेंशन मत लीजिए, आगे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हम लोग गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया अभी यहाँ पर बैंकिंग के अंदर कुछ चेंज लाने के लिए, खासकर प्राइवेटाइज करने के लिए। हमारे देश में आज की डेट में कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलाए जाने की कोशिश की जा रही है जिसमें जो गवर्नमेंट के सेक्टर है उनको प्राइवेट के हाथ में देने की बात की जा रही है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कल को जो प्राइवेट वाला सेक्टर है वो माना जा रहा है कि अच्छे से उसको मैनेज करेगा। पर क्या रियलिटी में अगर मैं आप लोगों से पूछूं यस या फिर नो, आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे? यानी कि प्राइवेट वाले ज्यादा अच्छे बैंक हैं लगते हैं आप लोगों को, या फिर गवर्नमेंट वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं? अगर एसएलवी फैमिली से मैं पूछूं तो एसएलवी फैमिली इसके बारे में क्या बोलती है, तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी पूरा टॉपिक इतने शानदार तरीके से डिस्कस करूंगा कि आप लोगों को बैंकिंग सिस्टम की बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आगे बात करेंगे मिनिमम जो गवर्नमेंट होल्डिंग के बारे में। तो अभी यहां पर जो 51% शेयर है पीएसबी बैंक, पीएसबी बैंक बेसिकली वो बैंक है जो आप लोग आईबीपीएस के थ्रू पेपर नहीं देते हैं, तो जो आईबीपीएस के थ्रू पेपर देने के बाद में जहां पर आप लोग काम करते हैं वो नॉर्मली आप लोग को ये बैंक देखने को मिलते हैं। तो अभी गवर्नमेंट के हाथ में 51%, अभी उनको घटाकर कितना करने की बात की जा रही है ये भी आप लोग को बताना है। हमारे देश में 1991 में एक पॉलिसी रिफॉर्म लाया गया जिसे हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोला गया। इसका एक और नाम दिया गया जो काफी फेमस नाम था, वो नाम आप लोगों को बताना है, बाकी डिस्कस करूंगा काफी डिटेल में। जिंगजियान वाला रीजन है सॉरी, ये चाइना का रीजन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आखिर ये रीजन न्यूज में क्यों है। आज के बाद में आप लोग कभी भी इस रीजन को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा, इस तरीके से मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा। तो जानेंगे पूरा या कि किस किस कंट्री को नॉर्मली टच करता है, ठीक है, आप लोग यहां पर ये बताना है। और भी कई सारी बात करेंगे, आप लोग ये बताइए इंडिया को टच करता है नहीं करता है, बाकी सब छोड़िए आप लोग, ठीक है। हमारे देश में अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा अप्रूवल दिया गया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, तो इसको आगे बढ़ाया गया है। तो कब तक इसको आगे बढ़ाया गया है ये आप लोगों को बताना है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कैबिनेट शब्द के बारे में। कैबिनेट शब्द जो है हमारे संविधान में ओरिजिनली था या फिर बाद में इसको ऐड किया गया? अगर बाद में इसको ऐड किया गया तो कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था इसको ऐड करने के लिए, ये आप लोग को बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एग्जामिनर इस पे अपनी लाट अटका लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, एक स्कीम का नाम आप लोगों को बताना है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये कौन सी स्कीम है जिसमें जो बेसिकली आर्टिसन होते हैं, जो कारीगर होते हैं, उनको नॉर्थ ईस्टर्न वाला जो रीजन है उसमें बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। और यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात की जा रही है। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है स्कीम का नाम क्या है। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग की जाती है, बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर बेचा जाता है, उनसे गलत हरकतें कराई जाती हैं, तो हमारे देश के अंदर अगर बात करें तो आप लोगों से एक अलग फंडा देखने को मिलेगा। पर लेकिन अगर मैं आप लोगों से वर्ल्ड लेवल पर पूछूं तो ये कितना प्रतिशत अगर बोला जाए, यानी कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यहाँ पर एक तरीके से मोटे मोटे तौर पर अगर पूछा है कितना लगभग आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से कितने लगभग बच्चों को ट्रैफिक किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। आर्टिकल बताना आप लोगों को संविधान में जो यहाँ पर जो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग को, यानी कि ह्यूमन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाकर इंसानों को बेचना और इसी के साथ में जबरदस्ती उनसे काम करवाना, कहीं पर उनको एक स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, वही वाला फंडे की बात की जा रही है।
इसी के साथ में हम लोग यहां पर बात करेंगे, एक और आर्टिकल है संविधान के अंदर, आप लोगों को ये बताना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो तो इस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है, पर लेकिन इसमें कैबिनेट मेंशन नहीं है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1978 में, तो इसमें कैबिनेट वर्ड ऐड जोड़ा गया, ठीक है। तो ये बताना है कौन से आर्टिकल में कैबिनेट वर्ड ऐड किया गया। तो ये इतना प्यारा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है, एग्जामिनर को प्यार है इस क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे मुझे और आप लोगों को पॉलिटी से प्यार है, इसी पॉलिटी और करंट अफेयर से, इसी तरीके से यहाँ पर प्यार है बेसिकली जो एग्जामिनर को इस तरह के क्वेश्चनों से। तो हमेशा याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, और अगर आप लोग इनको ध्यान से समझ के चलोगे तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप लोगों को देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। आइए आप लोगों को पहले शक्तिमान दिखाता हूं। शक्तिमान ने किस किसने देखा पहले आप लोग ये बताइए। एक रीजन में मैं आप लोगों को लेकर चलने वाला हूं जिसको बोलते हैं जिंगजियान वाला रीजन। ये रीजन बेसिकली आप लोगों को चाइना के अंदर देखने को मिलेगा, और ये रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पर चाइना की बहुत गंदी गंदी हरकतें देखने को मिलती हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर जनता जो है वो काफी परेशान रहती है। शक्तिमान क्यों दिखाया इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। अभी शक्तिमान के साथ में गंगाधर भी दिखाऊंगा, ठीक है। पहले आर्टिकल समझ लीजिए आप लोग। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन में आप लोग को ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, और ये अलग अलग न्यूज़पेपर में कवर किया गया, इवन हिंदू के अंदर भी इसके बारे में यहाँ पर बातें कवर की गई थी। हम लोग बात करेंगे इस आर्टिकल के बारे में। बोला यह जा रहा है कि यूएस के द्वारा अभी रिसेंटली इंपोज यानी कि प्रतिबंध लगा दिए गए हैं चाइनीज कंपनीज के ऊपर, खासकर कैसी कंपनी जो बायोटेक यानी कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर जो काम करती हैं, उन कंपनी के ऊपर यहाँ पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब आप लोग बोलोगे यार बायोलॉजी में ऐसा क्या घुस गया कि चाइना की बायोलॉजी कंपनी के ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिए। कई सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होगी, उन मूवीज के अंदर क्या करते हैं, कहीं क्लोन बनाते हैं, लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में देखते हैं दवाई काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। वो एक तरीके से मूवी देखी कई सारी आप लोगों ने, किसी के अंदर इंजेक्शन डाल के कुछ और बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ और बन जाता है, देखिए ऐसी मूवी। तो वही वाली हरकतें बेसिकली चाइना में क्या की जाती है, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जो जिंगजियान वाले एरिया में जो कम्युनिटी रहती है, और ये एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो वहां पर उनके ऊपर ये ऐसे एक्सपेरिमेंट करके कोशिश ये करते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल होते रहे, और अगर कोई मर भी जा रहा है तो उनको वो इंसानों की तरीके से ट्रीट ही नहीं करते हैं। और ये कम्युनिटी कौन सी है, ये है उइगर कम्युनिटी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए जैसे आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाए तो रोहिंग्या कम्युनिटी कहां पर है, रोहिंग्या कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी म्यांमार वाली कम्युनिटी, ठीक है। इसी के साथ में उइगर कम्युनिटी या है चाइना की कम्युनिटी, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई सारी कम्युनिटी के नाम दे देंगे और फिर आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाएगा। तो जो भी न्यूज में रहता है उनको आप लोग नोट डाउन कर ले कीजिए, अच्छा ये कम्युनिटी वहां की है, ठीक है। कई बार तो मैं भी आप लोगों का रिवाइज करा देता हूं, पर लेकिन फिर भी हल्का सा आइडिया रखेगा। तो चाइना का जो जिंगजियान वाला रीजन है उसमें ये कम्युनिटी आप लोग को देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं आप लोग को दिखा दूं तो यहां से, अगर बात करें अगर इसके टच के बारे में, किस कौन सा एरिया को टच करता है, तो याद रखिएगा यहां पर आप लोगों को नजर आएगा ये पर्टिकुलर कौन है, ये अफगानिस्तान भी इसको थोड़ा सा टच करता है, छुटुक सा, और इंडिया तो टच करते ही करता है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर मंगोलिया भी टच करता है। ये रीजन कौन सा है ये आप लोग बताइए, फिर आप लोग को आगे दिखाऊंगा, अभी और डिटेल में बताऊंगा कई सारी बातें इसके बारे में। अभी मुद्दा क्या है पहले वो आप लोग वो समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया के बारे में भी याद रखिएगा कि हमारी कंट्री भी इसको टच करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना, ओके। और टच भी कौन सा एरिया करता है अगर पूछ ले आप लोगों से, तो ये कंफ्यूजन में मत होना, कभी जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन में रहे और वहां पर टिक लगा के बोलो वाह क्वेश्चन सही कर दिया, नहीं। यहां पर याद रखिएगा ये है बेसिकली लद्दाख वाला रीजन। क्यों? क्योंकि अभी यहां पर हमारे देश में जो जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया, एक को बोलते हैं लद्दाख और दूसरे को बोलते हैं JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 और 35A को जब यहां पर एक तरीके से नहीं वो पहले काम करते थे, अब वो काम नहीं करते हैं, तो उनको इस तरीके से कर दिया गया कि अब वो नहीं मृत अवस्था में पड़े हुए हैं हमारे संविधान के अंदर, तो वाला कंडीशन देखने को मिलेगा। संविधान के अंदर ये गए कहीं नहीं है, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा सर निकाल देगा संविधान में से, डिलीट कर देगा, डिलीट कुछ नहीं किया, बस उनको इनऑपरेट कर दिया, बेसिकली उनको बोल दिया कि आप काम नहीं करोगे, ठीक है। अगर बात करें यहां पर यूएसए के बारे में, तो यूएसए जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उनके द्वारा टारगेट किया गया चाइना की मिलिट्री मेडिकल साइंस यानी कि मिलिट्री यानी कि चाइना की जो आर्मी है उसकी जो मेडिकल साइंस से जो काम करती है, तो वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करती है बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके चाइनीज मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए। सोचो जैसे ऐसे नहीं कई तरह के जोका टाइप के, ये शक्तिमान में कई सारे वो नहीं डॉक्टर जेकोल बनाया करता था, याद है आप लोग को? तो वही हरकतें यहां पर की जा रही है बेसिकली चाइना के द्वारा, कहीं क्लोन बनाने की कोशिश की जाती है, मतलब ये सारे एक्सपेरिमेंट इनके द्वारा अपनी लैब्स में किए जाते हैं जिससे कि ये इन हरकतों को देख सकें। कई बार ऐसे जो मूव है यहाँ पर इनके द्वारा लिए जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो क्या करते हैं ये अमेरिका वाले बेसिकली ह्यूमन राइट को बात एक तरीके ह्यूमन राइट का ये पीपनी बजाते रहते हैं अमेरिका वाले कई बार, और इंडिया के ऊपर भी कई बार ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। मानी कि एक तरीके से नहीं अपने देश के बारे में तो देखेंगे नहीं, वो नहीं कहते कि पहले अपने गिरेबान में झांक लो, पहले दूसरे को बाद में बोलना। तो ये हमेशा क्या करेंगे हमारी कंट्री के ऊपर ऐसे आरोप लगाते हुए आप लोग को नजर आएंगे। तो अमेरिका ने क्या बोला है कि ना तो हमारी कोई कंपनी यहाँ पर बेसिकली सेल करेगी कोई भी कंपोनेंट,
और जिनके एक तरीके से विदाउट ए लाइसेंस, पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा यहाँ पर चाइना की इस तरीके से किसी कंपनी को। और दूसरा ये बोला गया कि जिंगजियान वाले रीजन से अगर कोई भी माल बनाया आएगा यूएसए के अंदर में, कोई भी गुड्स इस तरीके का जिसमें फोर्स लेबर यूज किया गया, नहीं जबरदस्ती काम करवाया गया है, तो वो भी प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पर नहीं खरीदेंगे। और ऐसी हरकतें जो यूएसए के द्वारा कई बार की जाती है, कई सारे रीजन में जब इनको प्रतिबंध लगाना होता है तो ये इनका एक सेफ जोन होता है कि यहाँ पर तो ना इस तरीके से फोर्स लेबर चल रही है, वो प्रोडक्ट नहीं आएगा। एक कई बार ऐसी हरकतें करते हैं। चलिए जो भी है, पर लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर चाइना के ऊपर जितने प्रतिबंध लगे उतने कम है, हमारा तो मजा है ना, हमको तो मजा लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, उघर कम्युनिटी काफी प्रॉब्लम में रहती है और फ्रीडम फॉर उघर कम्युनिटी के लिए कई बार कैंपेन भी चला जाते हैं अलग अलग देश में। जो यहाँ पर इसी रिलेटिवली माइनॉरिटी के जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर इनके बारे में बार बार इनकी आवाज उठाते हुए पाए जाते हैं। रीजन इसका यह है कि क्योंकि चाइना जो है उनको बड़े ही गंदे तरीके से ट्रीट करता है। पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए के जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाउस हैं, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट नहीं होता है, वैसे वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा उनके जो पार्लियामेंटेरियन है उनके द्वारा सैंक्शन अप्रूव कर दिए गए थे कि चाइना के जो ऑफिशियल हैं, यानी कि चाइना के जो लोग हैं, खासकर उनके जो बेसिकली वहां पर ऑफिशियल हैं, जो मिनिस्टर वगैरह हैं या फिर जो वहां पर कंपनी के बड़े बड़े ऑफिशियल हैं, उन पर कई बार यहाँ पर ये प्रतिबंध लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वे ऑपरेशन यानी कि सप्रेस करने की कोशिश करते हैं जो उघर कम्युनिटी है, यानी कि उघर कम्युनिटी को यहाँ पर उन्हें दबा के रखने की कोशिश करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं उनके ऊपर जाकर। तो ये हरकतें इनकी यहाँ पर आप लोग को रेगुलर नजर आएगी। तो इसके चलते यहाँ पर इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। तो यूएसए के अंदर एक बिल भी लाया गया, बिल कॉल फॉर द सैंक्शन अगेंस्ट द रेस्पॉन्सिबल ऑफ रिप्रेशन ऑफ उघर एंड द अदर मुस्लिम ग्रुप इन द चाइना जिंगजियान प्रोविंस। तो यहाँ पर पूरा ये एक तरीके से ऐसा बिल लाने की कोशिश की गई ताकि जिंगजियान वाले रीजन में चाइना जिन पर भी यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है तो उनको यहाँ पर रोका जा सके और यहाँ पर इस तरीके से प्रतिबंध लगाए जाए ताकि कल को यहाँ से कुछ प्रोडक्ट भी अगर बनकर आ रहा है तो उसको ना खरीदे तो वो प्रोडक्ट वहीं पर पड़ा रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि फोर्स लेबर को यूज करना बंद कर देंगे। देखिए होता क्या है, बेसिकली ये फालतू की बातें, इससे कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ता नहीं है। बस हाँ ये है कि दिखाने की कोशिश की जाती है कि ऐसा कुछ होने वाला है, वरना कुछ भी करते रहो तो चाइना बोलता है कि तुमको जो करना है कर लो, हम जो करना है वो करेंगे। तो ये ऐसा इशू आप लोग नॉर्मली समझ सकते हैं। बाकी अगर बात करें ये जो बिल है यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर जो बिल के बारे में बात की ना, तो यूएसए की जो कंपनी है या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन है इन जिंगजियान रीजन में, तो इंश्योर करता है कि यहाँ पर एक तरीके से फोर्स लेबर उससे काम कराया ना गया हो। अगर कोई प्रोडक्ट आता है यहाँ पर निकलकर तो ये कोशिश इनके द्वारा की जाती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर इसके बाद इस मामले के बारे में ऐसा नहीं है कि यहीं पर ही बात की गई है, यूएसए के द्वारा चीजों को और भी आगे बढ़ाया गया है। तो डिक्लेरेशन ऑफ उघर जो मुस्लिम यहाँ पर है उनके लिए 43 कंट्री ऐसी हैं जिनके द्वारा डिक्लेरेशन साइन किया गया और चाइना को बोला गया ये बदतमीजी छोड़ दो जो तुम यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। तो इनके द्वारा ये पूरा एक डिक्लेरेशन देखने को मिला। क्यों? एक शब्द आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और वैसे भी काफी इंपोर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। एथनिक जो क्लींजिंग बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तरीके से एक तरीके से मिलकर पूरे एक सोसाइटी को, एक समाज को, एक तरीके से एक संजातीय एक ऐसा एरिया जहां पर एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी रहती है उसकी पूरी कम्युनिटी को खत्म कर देना। तो यहां पर ह्यूमन राइट का भी हलन हो रहा है और पूरी कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है चाइना। तो इसी के चलते सिमिलर काइंड ऑफ जो डिक्लेरेशन यहाँ पर 2019 और 20 में भी लाया गया, यहाँ पर कंडेम किया गया चाइना को कि वो उसकी जो पॉलिसी है इस एरिया में वो काफी ज्यादा खराब है और ये जीनोसाइड यानी कि नरसंहार करने की कोशिश कर रहे हैं इस एरिया में। तो ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके द्वारा ये बातें बोली गई, पर चाइना भी बड़ी मीठी मीठी बातें बोलते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे चाइना क्या बोलते हैं, ठीक है। चाइना ये बोलता है कि भाई ये हमारे भाई बहन है, ठीक है, हम इनके साथ में कुछ भी गलत नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली उघर कम्युनिटी के लोग, ये बेसिकली उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, दंगाई लोग हैं यहाँ पर ये, तो कई सारी उल्टी सीधी हरकतें करनी स्टार्ट कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनको लेकर जा रहे हैं, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इनको एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है, इनको कैंप में रखकर इनको सुधार रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर इनकी देखने को मिलेगी। तो ये चाइना जो है वो यहाँ पर अगर बोले तो यहाँ पर बेसिकली किसी को भी अंदर जाकर देखने नहीं देता है, इसलिए बाहर की कंट्री ये बोलते हैं कि भाई साहब तू अच्छे काम क्या कर रहा है बता तो सही, देखे तो सही हम भी, जब तू इतने अच्छे काम कर रहा है तो हमको भी दिखाना वो अच्छे काम, हम भी तुम्हारे काम का बखान करेंगे कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये देखने को मिलेगा, पर लेकिन चाइना किसी को वहां एंट्री नहीं देता है, उसके चलते यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है और उनको एजुकेशनल कैंप बोलता है बेसिकली, ठीक है, कि हम लोग रेडिकलाइज हो गए हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्पज के काम के कराने के लिए। और वहां के लोग ये बोलते हैं कि जो एक बार इन एजुकेशन सेंटर में गया भाई साहब आज तक वापस नहीं आया, यानी कि लोगों को गायब कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को। तो ये हरकतें चाइना की देखने को मिलेगी। तो चाइना एजुकेशनल कैंप बोलता है, पर लेकिन रियलिटी में वो वहां पर एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि मौत का कुआं है वो, ठीक है, तो वो आप लोगों को मौत का कुआं नजर आएगा। चाइना इसी के साथ में और भी कई सारी बातें बोलते हैं
कि भाई साहब अगर बात करें यहाँ पर तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो इसके चलते जो उघर कम्युनिटी है उसकी कल्चर टाइप जो नेबर कंट्री के साथ में, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान के एलिमेंट यहाँ पर बात करते हैं कि बैक किया जाए, सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां पर हो सकता है अगर पाकिस्तान से एक उघर कम्युनिटी मान लीजिए वहां पर है, ठीक है, तो कल को चलकर कुछ भी दिक्कत चले तो पाकिस्तान की साइड से अगर कुछ होने लगे तो कोशिश करता है उसको बचा के रखने की, ठीक है, कि वहां पर पता चला पाकिस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी काफी ज्यादा है तो पता चला उघर कम्युनिटी के सपोर्ट में आने लगे तो कल को चलकर सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां पर चलने लगे, जैसे हमारी कंट्री में बोलते हैं ना कि जम्मू एंड कश्मीर को अलग करना है, पाकिस्तान में भी ऐसे मूवमेंट चलते हैं, तो इसलिए चाइना सोचता है कल को हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी हरकतें स्टार्ट ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर ये हरकतें इसकी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बेसिकली वो ये भी कहता है कि एक तरीके से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक टेररिज्म वगैरह कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको हालांकि ये करता है, पर लेकिन कहता है कि ऐसा कुछ चल नहीं रहा है। इंडिया क्या करता है, हम शांति में बड़े हुए हैं, हम यहाँ पर वो बताए हुए, हम यहाँ पर ना मनमोहन सिंह जी बने हुए हैं कि हम लोग बोलेंगे नहीं, ठीक है, गलत तरीके से मत लेना, बड़े ही प्यारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो यहाँ पर बात की जाती है कि बेसिकली इंडिया जो है वो साइलेंट रहता है, बोलता है कि तुमको जो करना है करते रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, जबकि हमारे रीजन में बार बार बोलते हैं। हालांकि अब मोदी जी के द्वारा अच्छे स्टेप उठाने स्टार्ट कर दिए काफी प्यारे प्यारे, वो अब यहाँ पर खुल्ला बोलने लगे कि भाई साहब ये करेंगे, तुमको जो करना है कर लो, तो वो काफी एक एग्रेसिव जो जोन है वो एक अच्छा जोन बोल सकते हैं, खासकर बेसिकली अभी चाइना के लिए। अभी चाइना देखिए क्या करता है, अलग अलग हरकतें करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया उधर कम्युनिटी को सप्रेस करता है, वहां पर एजुकेशन के नाम पर हरकतें करता है। इसी के साथ में कुछ इसकी हरकतें ऐसी हैं जो आप लोग सोचकर भी हैरान रह जाओगे। तुर्की कम्युनिटी जो है बेसिकली इनको ये माना जाता है कि तुर्किश कम्युनिटी के मूल के लोग हैं, तो यहाँ पर जो तुर्की है बेसिकली यहाँ पर कई बार तो ऐसा भी माना जाता है कि अगर जिंगजियान वाले रीजन में कोई भी कुछ हरकतें करता है तो उसको वहां से निकालकर उसको तुर्की के अंदर सजा दी जाएगी। तो ऐसा भी सिमिलर एग्रीमेंट बेसिकली तुर्की के साथ करने की इसकी बात चली। सेंट्रल एशियन कंट्री आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली उनके साथ में भी इनके अच्छे खासे कल्चर टाइज मानी जाती है, और नॉर्मली इनकी लैंग्वेज ये मानी जाती है कि तुर्किश लैंग्वेज के लगभग एक सिमिलर सी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जिस तरीके से आप लोगों को मैंने बताया था कि हांगकांग वाले रीजन में अगर कल को कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है तो ये बोलता है कि हांगकांग वाले रीजन में से अगर चाइना को कोई कुछ बोलता है उसको लाकर यहां पर सजा दी जाएगी, तो उसको एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बोला गया। ऐसी एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इसने बोला कि तुर्की के साथ में साइन करेंगे, और जिंगजियान वाले रीजन में कोई उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो उसको तुर्की में ले जाकर सजा देंगे। और तुर्की में जो इनका दोस्त है वो तो बैठा ही हुआ है, वो नाम बताइए चलिए तुर्की के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, ठीक है, भाई साहब इंडिया के तो इतना खिलाफ रहता है, ऐसा लगता है हमने उसकी बुरी भैंस खोल ली, ठीक है, वो इस तरीके की हरकतें करता है। सुंदरी गांव में की बुरी भैंस खोल लिया कि उसके पीछे पड़ा हुआ तो वो हरकतें उसकी देखने को मिलेगी। अभी लगभग 55 ऑफिशियल वे हैं रिकॉग्नाइज किए गए यहाँ पर। बेसिकली अगर बात करें यहाँ पर उगर कम्युनिटी रिकॉर्ड करता है कि वन ऑफ द 55 ऑफिशियल जो यहाँ पर अगर बात करें एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी के, मतलब कहने का मतलब ये जैसे हमारी कंट्री में मैंने आप लोगों को बताया ना 6 माइनॉरिटी है, तो 55 यहाँ पर इसके अंदर ऑफिशियली माइनॉरिटी है चाइना के अंदर में, उनमें से एक उगर कम्युनिटी है। पर लेकिन ये बोलता है चाइना की ये माइनॉरिटी नहीं है, ये एक पर्टिकुलर रीजनल माइनॉरिटी है, ना कि नेशनल लेवल की माइनॉरिटी है, तो इसको यहीं पर ही खत्म करने की कोशिश ये कोशिश करता है। जैसे हमारे देश में 6 माइनॉरिटी है, अभी मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है, बताइए कौन कौन सी माइनॉरिटी है, मैंने अभी पढ़ाई थी आप लोगों को, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, ठीक है, 2 दिन पहले, इसके बारे में बताइए। उघर जो मुस्लिम है यहाँ पर, ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पर, उघर एथनिक कम्युनिटी यहाँ पर जिंगजियान वाले रीजन में बेसिकली, और नॉर्मली कई सारे एरिया से यहाँ पर कनेक्टेड है। ये सेंट्रल एशिया के साथ में इनकी बेसिकली एक तरीके काफी पॉपुलेशन कनेक्ट करती है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, और जिंगजियान वाला रीजन भी यहाँ पर कई सारे एरिया के साथ में कनेक्ट करता है, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रसिया और अफगानिस्तान, जो मैंने अभी आप लोग को बताया। तो ये क्यों है चाइना इतना परेशान, ये नहीं आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन कि चाइना ऐसी बदतमीजी यहाँ पर क्यों काट रहा है, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए था। तो ये बदतमीजी इसलिए काट रहा है क्योंकि यहाँ पर कई सारे मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं जिनको चाइना निकालना भी चाहता है और वहां पर डेवलपमेंट करना चाहता है। तो फिर उसके साथ में चाइना हरकतें क्या करता है, अभी आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा। तो अब हरकतें यहाँ पर ये करता है, जैसे नहीं हमारे जैसे अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में हमारे जो बॉर्डर एरिया में जाकर ये क्या करता है, अपने लोगों को लाता है और वहां पर बसा देता है और फिर बोलता है देखो हम लोग है ना जन्मों से यहाँ पर रह रहे हैं और ये हमारा एरिया है। ऐसी हरकतें करता है। ऐसी हरकतें इसने क्या की, ऐसी हरकतें इसके द्वारा की गई ये है हान चाइनीज, ठीक है। तो हान चाइनीज लोगों को ये ले गया घर कम्युनिटी वाले एरिया में और वहां पर ले जाकर उनको बसा दिया और वहां पर बोला कि ये देखो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है, ये भी यहीं पर ही रहती है। अब भाई साहब किसी को तुम बाहर से लाओगे, वहां पर बसाओगे और उनकी जॉब छीनोगे तो फिर गुस्सा तो आएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ, तो उघर कम्युनिटी को यहाँ पर काफी गुस्सा आ गया, तो उसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की हत्या हो गई और मैक्सिमम यहाँ पर इनके जो हान चाइनीज थे ना, तो इनको उड़ा दिया उघर कम्युनिटी ने। अब भाई साहब उनके चाइनीज जो बेसिकली मारे गए उघर कम्युनिटी के हाथों, अब गवर्नमेंट थोड़ी ना छोड़ने वाली थी। तो यहाँ पर उसी वॉयलेंस का बिल्कुल ऐसे पैटर्न आप लोगों को म्यांमार में देखने को मिला था, ठीक है।
तो जो म्यांमार के अंदर में जो कम्युनिटी है बेसिकली बुद्धिस्ट कम्युनिटी, उनके साथ में जो यहाँ पर जो रोहिंग्या कम्युनिटी की झड़प हो गई थी, ठीक है। ऐसी हरकतें आप लोगों को तमिलियन कम्युनिटी के साथ में जो सिन्हाला कम्युनिटी है श्रीलंका के अंदर, उसकी हरकतें देखने को मिलेगी। तो ये सिन्हाला, रोहिंग्या, उघर कम्युनिटी, ये याद रखेगा इनके बारे में यार, ठीक है। थोड़ा सा मैच करने के लिए आ जाएगा, एक बना बनाया क्वेश्चन है तो फ्री के क्वेश्चन नहीं छोड़ा करते एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसी ही कुछ हरकतें देखने को मिली। तो जब इन्होंने 200 आदमी को उड़ा दिया, अब लगा कि भाई साहब अब बदला भी लेना पड़ेगा, तो चाइना चढ़ गया। तो चाइना ने कर दिया पूरा सप्रेशन का काम स्टार्ट, जहां दिखे पकड़ो और मारो, भगा भगा कर पीटो। तो वही काम इनके द्वारा किया गया। उनके ऊपर सर्विलेंस लगा दिए भाई साहब, उनके फेशियल रिकॉग्निशन और डीएनए तक सैंपल कलेक्ट कर लिए कि यहीं पर ही रहने चाहिए, कहीं बाहर ना निकल के चले जाए कोई भी लोग। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उनको वहां पर जब्त करने के लिए। तो ये इससे काफी हद तक कुछ सही भी कर रहे हैं, वरना ये इंसान इनको यहां पर खत्म कर डालेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहां पर उघर कम्युनिटी नाम का कोई इंसान इस तरीके से रहा करता था, ठीक है। और उनके ऊपर घटिया घटिया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस तरीके से, जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, सही किया यहां पर या फिर गलत किया? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, जो तीनों काम है वो आप लोग जरूर आप लोग करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है चीजें जो है सही डायरेक्शन में चलती रहे। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं उनका आंसर आप लोगों को जरूर देना है, ठीक है। अगर लगता है कि सही चल रही है चीजें तो आप लोग उसको चीजों को जरूर सपोर्ट किया करो, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल भी आप लोगों के चक्षु खोल के जाने वाला है, ठीक है। डिटेल में बात करूंगा बैंकिंग सिस्टम के बारे में, इकोनॉमी सेक्टर के अंदर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और यहाँ पर जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी इसको कवर किया गया था। इंपॉर्टेंट आर्टिकल से पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर बेसिकली एक बात डिस्कस करना चाहूंगा। ये इतनी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अगर पेपर उठा के देखोगे, जो कि कई हद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को कवर होते रहने चाहिए। तो बैंक के साथ में थोड़ी सी पॉलिटी भी सोच रहा हूँ पढ़ाई दूं आज आप लोगों को, ठीक है। जो भी कोई डिसीजन ले जाता है ये बोलते हैं कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया। तो भाई साहब ये कैबिनेट क्या है, कहां से आता है कैबिनेट, क्या आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों से कोई पूछे क्या संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैबिनेट रखा हुआ है कहीं पे, भाई साहब पहले नहीं रखा होता बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसलिए दिक्कतें देखने को मिली थी। इसी के चलते यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 74th जो यहाँ पर एक आर्टिकल है, 74th आर्टिकल, उसके अंदर बोला गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर होती है बेसिकली, जो कि हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, एड एंड एडवाइस देती है बेसिकली किसको, बेसिकली उसको प्रेसिडेंट को। पर लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर कैबिनेट नहीं रखा हुआ है। तो कैबिनेट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बड़ी संख्या होगी, कैबिनेट थोड़ा कम होता है। तो कैबिनेट में लगभग 15 से 20 आदमी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मुद्दा ये हुआ कि अब भाई साहब कैबिनेट वर्ड भी होना चाहिए यहाँ पर। तो कैबिनेट वर्ड फिर ऐड किया गया। तो ये जो ऐड किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि 44वां संशोधन लाया गया यहाँ पर। कब लाया गया? ये लाया गया 1978 में। तो कैबिनेट वर्ड ऐड किया गया, कहां पर ऐड किया गया? तो ये आर्टिकल 352 के अंदर ऐड किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, कईयों बार से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये अमेंडमेंट करके ऐड किया गया। तो यही कैबिनेट सारे डिसीजन लेता है, और कैबिनेट कोई डिसीजन ले रहा है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है। तो इसने क्या किया है, अभी यहाँ पर बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल लाया 2021 का, और इसने बोला कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक जो है यहाँ पर उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो इसके चलते ये बिल्कुल ऐसे से पहले कोई काम कर दिया तो फिर से करने में मजा आएगा। तो पहले प्राइवेटाइज किया था, अब फिर से यहाँ पर मजा ले रहे हैं उसी तरीके से प्राइवेटाइज करने के लिए। तो इसका अनाउंसमेंट यहाँ पर यूनियन बजट 2021 में किया गया। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पहले बैंक जो है नेशनलाइज किए गए थे इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के टाइम पर यहाँ पर इनको बेसिकली प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो इसके चलते आज की डेट में 51% शेयर है गवर्नमेंट के हाथ में, इनको घटा के 26% करने की बात कर रहे हैं। तो अगर 26% हो जाता है ये, तो इससे दिक्कत क्या देखने को मिलेगी, कोई भी डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट फिर यहां पर नहीं ले पाएगी, जो प्राइवेट वाले हैं वही सारे डिसीजन यहां पर ले पाएंगे। तो ये यहां पर मुद्दा देखने को मिलेगा। तो अब आप लोग बताइए सही है या फिर गलत है कि गवर्नमेंट के हाथ में से डिसीजन लेने की पावर ही चली जाएगी। तो कोई इसको सही भी बोलेगा, कोई इसको गलत भी बोलेगा, तो दोनों ही मिले जुले रेस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहां पर उसके बारे में मैं बात करूंगा, पर उससे पहले आप लोग एक बार थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम समझिए। हमारे देश के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, जैसे यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए का सेंट्रल बैंक क्या है, वह है फेड रिजर्व, ठीक है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा फेड रिजर्व। ऐसे हमारी कंट्री के अंदर आरबीआई है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं इसके अंदर बैंक, एक तो बोलते हैं शेड्यूल बैंक और दूसरे को बोलते हैं अनशेड्यूल बैंक, ठीक है। तो शेड्यूल या फिर नॉन शेड्यूल या फिर अनशेड्यूल, पहले तो आप लोग इसको समझिए। जो शेड्यूल बैंक होते हैं वो यहाँ पर एक्ट है बेसिकली बैंकिंग एक्ट, उसके अंदर वो मेंशन होते हैं शेड्यूल के अंदर, ठीक है, उनको बोल देते हैं। और यहाँ पर नॉन शेड्यूल जो उसके अंदर बैंक मेंशन नहीं है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि बैंक्स हैव पेड अप कैपिटल लेस देन 5 लाख एंड विच डज नॉट कम अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। तो यानी कि इसके अंदर ये शेड्यूल के अंदर नहीं आते, तो इसलिए नॉन शेड्यूल बोल देते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कई बार सुनते हैं कि इनको ये है तो ये है तो ये है, नहीं तो बस ये है, ठीक है। वो नहीं था कि ये हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो बस ये नहीं हुआ फिर ये हो गया। तो आप लोगों ने सुना होगा ये नहीं तो बस यही होगा ना, बच गया तो फिर, ठीक है। तो वो वाला ऑप्शन है कि अब जब इसमें नहीं है तो फिर ये हो गया। तो शेड्यूल बैंक है, शेड्यूल में लिखा है, नहीं है तो भाई नॉन शेड्यूल हो गया, ठीक है।
तो जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, रीजनल बैंक या कोऑपरेटिव्स बैंक, ये सारे शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर ये नॉन शेड्यूल आप लोगों को अलग देखने को मिलेंगे, जो कि आरबीआई के एक्ट के शेड्यूल में नहीं लिखे हुए हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अब ये तो हो गया काम खत्म इनका। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे बेसिकली शेड्यूल को लेकर। दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, कमर्शियल और कोऑपरेटिव्स। ठीक है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ऐड किया गया था। कौन से साल में किया गया था, याद है? नहीं याद है? बताइए, चलिए सर्च कीजिए, कितनी बार बताया आप लोगों को, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन और इसी के साथ में रीजनल, रूरल आप लोगों को बैंक्स देखने को मिलेंगे। एसबीआई के एसोसिएटेड बैंक थे, अदर यहाँ पर जो नेशनलाइज जो बैंक है और अदर जो भी यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक है, सारा माल मसाला आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये बैंकिंग सिस्टम है हमारे देश में। अगर आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछ ले, कई बार आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो उसको भी यहीं पर ही मैं क्लियर कर देता हूं, डिटेल में आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर बैंक प्राइवेट करना है या फिर बैंक को नेशनलाइज करना है, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगा। इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ठीक है? कई बार क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बन जाते हैं। तो प्राइवेटाइज अगर किसी बैंक को किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ओनरशिप जो है उसकी, ठीक है, जो फिल्म की, वो ओन की जाती है प्राइवेट के द्वारा, यानी कि प्राइवेट के हाथ में उसका पूरा माल बागडोर आ जाएगी। अब यहां पर बात करें अगर बात करें कि ओन की जाती है जो गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहां पर गवर्नमेंट के हाथ में पूरा माल पानी रहेगा, तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। दूसरा है जो यहां पर बात की जाती है इंसेंटिव्स के बारे में, तो जो इनका पूरा फोकस प्राइवेट वालों का प्रॉफिट का रहता है, प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो फिर कहानी खराब है, ठीक है? पर लेकिन नेशनलाइज्ड बैंक का कहां पर रहता है, यहां पर बेसिकली इनका वर्कर्स के ऊपर रहता है, और यहां पर एक तरीके से फोकस करते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देखने को मिले, ठीक है? तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें, अगर हम लोग एक्सटर्नलिटीज के बारे में बात करें, तो जो प्राइवेट जो बैंक है उनका फोकस ये नहीं रहता है कि मान लीजिए कोई गलत काम हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इनका जो चल रहा है वो चलता रहना चाहिए, तो यहां पर इनको बस प्रॉफिट मिलता रहना चाहिए। पर गवर्नमेंट जो बैंक है वो सोसाइटी के फायदे के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो सोशल वेलफेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपना पेट भर रहे हैं बस। तो ये आप लोग यहां पर चीजें नजर आएंगी। इसी के साथ में अगर आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां पर इफिशिएंसी के मामले में, तो यहां पर ये काफी अच्छे से काम करते हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तुरंत इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है? लेबर प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें तो तुरंत आप लोग यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। पर लेकिन नेशनलाइज जो है वहां पर थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर आप लोग को देखने को मिलेगा। यहां पर एक तरीके से नहीं, कई बार ऐसा रहता है कि यहां पर अगर इवन यहां पर अगर एक तरीके से कई वर्कर भी अगर यहां पर अगर नए आ जाएं, तो यहां पर उसको कम करने की कोशिश आती है टेक्नोलॉजी का यूज करके। नेशनलाइज फिल्म क्या है, वो एक तरीके से अगर उनको लग रहा है कि कई सारे लोग काम कर रहे हैं, तो उनको हटाएंगे नहीं, उनको चलाते रहेंगे एक तरीके से, मतलब जॉब से निकालेंगे नहीं, तो उनको ढोते रहेंगे। आप लोगों को इसलिए देखने को मिलेगा कि लोग गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर जिंदगी मजे में चलती है, ठीक है? अगर बात करें अगर नॉलेज के बारे में, तो प्राइवेट फिल्म क्या है, वो बेसिकली एम्प्लॉय करती है मैनेजर विद बेस्ट स्किल, ठीक है? पर यहां पर क्या रहता है, पॉलिटिशियन का इंटरफेरेंस रहता है, इसलिए ज्यादातर स्किल जो है वो ज्यादा फोकस नहीं की जाती, कई बार तो दिक्कतें देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में नेचुरल मोनोपोली देखने को मिलेगी। प्राइवेट अगर मोनोपोली हो जाए तो पानी, ट्रेन, ये इनके लिए काफी हाई प्राइस ये चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? कल को चलकर अगर प्राइवेट के हाथ में चला जाए, गवर्नमेंट के हाथ में चला जाए, तो एक प्राइस सेट करेंगे ताकि सोसाइटी है उसको खरीद सके, मतलब कि अफोर्डेबल जो होता है वो वाला प्रोवाइड करा सके, ऐसा नहीं कि दिक्कत देखने को मिल रही है। तो ये ऐसे उदाहरण हैं जो आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, उनके बारे में डिफरेंस आप लोगों को रहेगा, तो आप लोग काफी अच्छे से चीजों को समझ भी पाएंगे। अभी यहां पर प्राइवेटाइज करने की बात क्योंकि जा रही है, तो अगर कोई पूछ ले सही है या फिर गलत है, तो कहीं आप लोगों को सही नजर आएगा, कहीं गलत नजर आएगा, तो बुद्धा के पाथ पर चल देना भाई साहब कि सही भी है और गलत भी है, ठीक है? तो वही बात है कि कोई भी संविधान जो होता है वो सही और गलत नहीं होता है भाई साहब, सही और गलत जो है उसको इंप्लीमेंट करने वाले होते हैं, ठीक है? तो ये वाला डायलॉग आप लोग याद रखना। अब बात करते हैं आगे। अगर किसी बैंक को आप लोग को प्राइवेटाइज करना है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया गया था जब बजट 1991 का प्रस्तुत किया गया मनमोहन सिंह जी के द्वारा। उसमें हमारे देश में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आएगी, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक नया एक सिस्टम तैयार करने की कोशिश की गई, जिसको बोला गया एलपीजी रिफॉर्म भी बोला गया, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगर एलपीजी रिफॉर्म आप लोगों के समझ में नहीं आ रहे हैं तो एलपीजी रिफॉर्म बाय वीर सर्च कर लेना, बहुत ही प्यार से डिटेल में आर्टिकल डिस्कस कर रखे हैं। कई सारे बच्चे पूछ भी रहे थे सर एलपीजी कई बार बोल दिया, बता दो इसके बारे में, पूरा टॉपिक है यार ये, ठीक है? तो इसको एक बार सर्च कर लेना आप लोग यहां पर, तो आप लोग को पूरा अच्छे से पता चल जाएगा। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि एक तरह से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में न रखते हुए थोड़ा सा चीज जो है वो प्राइवेट के हाथ में दे देना, ठीक है? तो इस तरीके से ग्लोबल लेवल पर जो बाहर की कंपनी है वो भी देश में आकर काम करने लगे, तो ऐसा कुछ काम करने की कोशिश की गई। और गवर्नमेंट ने फोकस किया कि हम लोग यहाँ पर फोकस रखेंगे ओनली किसके ऊपर, हम लोग बेसिकली फोकस रखेंगे जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, सोसाइटी वेलफेयर हो गया, उनके ऊपर काम करेंगे। तो ये सारा मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा। अब मुद्दे के बारे में कुछ और आगे बात करते हैं।
अगर बात की जाए, ऐसा नहीं है कि पहली बार ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पहले भी यहाँ पर, जैसे कि अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जनरल इंश्योरेंस जो बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल लाया गया 2021 का, तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर ये कार्रवाई चल चुकी है। अभी यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को भी उसी रीजन से यहाँ पर आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, पर लेकिन वो रीजन क्या है आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बोला कि आज की डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक की, देखिए यहां पर बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि कई सारे माँ बाप जो है बच्चों को इतना छूट देते हैं कि बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि बच्चे बर्बाद हो गए। तो वही काम यहां पर गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। ये अब की गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूं मैं, पुराने टाइम से ये काम चला आता है, फार्मर के लोन माफ करा दो, ठीक है, तो फिर वो अपने आप पैसा कहां से लाएंगे, ठीक है, जो बैंक है वो बैंक पैसा क्या करेंगे, फिर बैंक की खस्ता हालत होगी, बोलेंगे तुम हमारे तो पार्ट हो, तुम दो हम दे एक ही बात है, तो बैंक जो है वो बर्बाद होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी के साथ में कई सारे घपले उसके अंदर होते हैं, तो कोई वहां पर प्रॉपर उस पर ध्यान नहीं रखता है। जितने सारे बड़े बड़े घपले हैं और एनपी आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो वो सारा इन्हीं बैंकिंग से निकल कर आता है। ठीक है ना, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा लेकर भाग गया प्राइवेट का लेकर भाग के दिखाओ तो ज्यादातर आप लोगों को गवर्नमेंट के बैंक भागते हुए नजर आएंगे। तो ये दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आती है। क्यों? क्योंकि वहां पर लगता है कि अपना घर का बैंक है, वैसा लूट लो, अपना ही तो माल है तो ऐसी चीजें यहाँ पर नजर आती है। तो इसी के चलते यहाँ पर क्या होता है, फिर इनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाते हैं, कई बार इनमें रिफॉर्म की बात करते हैं पर लेकिन वो भी काम में आते हैं, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती रहती है। तो इसके चलते जो फाइनेंशियल पोजीशन है उनकी इंप्रूव करने की बात की जा रही है, इसलिए बोला गया कि प्राइवेटाइज कर देते हैं। हाई लेवल स्ट्रेस एसिड आप लोगों को मैंने बोला ना अभी यहाँ पर आज की डेट में जैसे जो एनपीए हो गया, तो वो आप लोगों को गवर्नमेंट वाले बैंक में ज्यादा देखने को मिलेगी, प्राइवेट में ज्यादा नहीं है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि प्राइवेट कर देते हैं तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। चलो भाई साहब कर लो। और क्या रीजन है? एक है लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबी अप्रोच लेकर चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज की सोच रहे हैं कल की सोच रहे हैं, नहीं भाई साहब आगे 10 साल की सोच रहे हैं। तो अगर उस 10 साल की सोचते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग प्लान बनाएंगे कि कैसे काम करने हैं। तो यहां पर उसके चलते पहले ऑलरेडी 2 बैंक को ये कर चुके हैं, इसी लेवल पर ला चुके हैं, अब नेक्स्ट 2 बैंक और लेकर आ रहे हैं। तो पहले का रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर दूसरे भी करते हैं। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है ना, एक से चीजें अच्छे मिलेगी, अच्छा चलो हो रहा है काम, इससे और कर लेते हैं। तो वही वाला फंडा आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में गवर्नमेंट चाहती है कि एक तरीके से अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाए, तो यहाँ पर इसी के चलते इनको घटाया जा रहा है। आज की डेट में 12 के करीब आप लोग को देखने को मिलेंगे, पहले अर्लियर 28 हुआ करते थे, कई सारे तो मर्ज कर दिया आपस में। ठीक है, उन्हीं अलग अलग कहां घूम रहे हो, भागे भागे चलो एक जगह मर्ज हो जाओ, तो उनको सबको एक जगह मर्ज कर दिया और वो सारे अब एक साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। एक तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। रीजन क्या माना जाता है प्राइवेटाइजेशन का? अभी आप लोगों को मैंने बोला एक कुछ तो रीजन आप लोग यहाँ पर हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पर स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है। आप लोगों को मैंने बताया था टू बिग टू बी फेल, यानी कि इतना बड़ा बन जाता है कि वो फेल ही नहीं हो सकता, और अगर वो बैंक फेल हो गया तो समझो कि इकोनॉमी फेल हो गई। तो इस तरीके से जैसे एसबीआई हो गया, ठीक है, एचडीएफसी हो गया, ठीक है, इसी तरीके से आईसीआईसी हो गया, तो ये ऐसे बैंक है जिनको माना जाता है टू बिग टू बी फेल की कैटेगरी में रखा जाता है इनको। तो यहां पर उसी कैटेगरी के कई सारे बैंक बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कल को कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिले। और इसी के चलते ये कोई सपना तो इनको आया नहीं है कि ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो भाई साहब बाकायदा रिकमेंडेशन आती है टाइम टू टाइम निकल कर। सबसे पहला जो यहाँ पर नरसिम्हा कमेटी थी उसके द्वारा बोला गया 33% प्रपोज किया गया कि आप लोग प्राइवेटाइज कर दो। पीजे नायक कमेटी के द्वारा 50 बोला गया कि आप लोग प्राइवेटाइज कर दो, पर लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि 51 करेंगे। ठीक है, हम अपने पास में रखते ही नहीं, हम बेसिकली हम अपने पास, सॉरी गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग 26 पर लेकर जाएंगे। ठीक है, यानी कि अपनी शेयर होल्डिंग है वो 26 पर लेकर जाएंगे, और जैसे ही 26 पर जाएगी तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, प्राइवेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब तुम थामो तुम चलाओ। यहां पर एक और अभी काफी बड़ा रिकमेंडेशन दिया गया था, इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल पूरा डिस्कस किया था आप लोगों से कि आरबीआई का जो वर्किंग ग्रुप है उसने सजेस्ट किया था बिजनेस हाउसेज को बैंकिंग सिस्टम में लेकर आने के लिए, यानी कि प्राइवेट जो भी बड़े बड़े जो ओनर हैं यहाँ पर, एक तरीके से अंबानी, टाटा, अदानी, ये सारे, इनको बोला गया कि आप लोग बेसिकली बैंकिंग सिस्टम में आओ, आप लोग अपने खुद के बैंक बना लो। अब भाई साहब जब खुद के उनके बैंक बन जाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा? एक तो ये फायदा होगा कि अगर आज के डेट में कोई पैसा कहीं पर लगाना है और वो डूबने के चांसेस रहते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो बोलेगी यहाँ पर यार टैक्स पेयर की मनी जा सकती है, तो प्राइवेट वाले से ले लेते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट वाले बैंक को बोलेंगे यहाँ पर लाओ, तो डूबेगा तो उनका डूबेगा गवर्नमेंट चालू पंथी में आ रही है, पर लेकिन इनको नहीं पता कि प्राइवेट वाले इसी जगह हाथ ही नहीं डालेंगे जहां उनका प्रॉफिट ना हो, तो वो भी दिक्कत है। देखते हैं आगे चलकर कॉम्बिनेशन कैसा बनता है। ठीक है, रीजन और क्या देखने को मिलेंगे, तो बिग बैंक बनाने की मैंने भी आप लोगों को बात की, तो इससे क्या होगा, अगर बिग बैंक हो जाएंगे तो फेल तो होगा नहीं, इसी के साथ में क्या होगा, जो भूख है एक तरीके से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैसा पहुंचेगा। ठीक है, तो लैंडिंग कैपेसिटी भी आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से कई सारे एरिया में हम लोग काम कर पाएंगे और ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे और अच्छे लेवल पर, और ज्यादा से ज्यादा जो फायदा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, और बैंकिंग सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है। तो यहां पर लेकिन ये तो मैंने बोल दी कि रीजन क्या है इसको करने के। अब बोलते हैं इशू क्या आते हैं इसके साथ में निकल कर। सबसे बड़ा तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि भाई साहब अगर आप लोग प्राइवेटाइज बेसिकली बैंक को कर रहे हो, आप लोग देखो जैसे गवर्नमेंट के बैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट के बैंक में से जो इंसान पैसा लेके भागता है वो सारे प्राइवेट वाले आदमी है, जैसे अभी मेहुल चोकसी हो गए, ये सारे नीरव मोदी टाइप के,
कल को चलकर उनके पास में इतना पैसा हो गया, उनको बोल दो कि अब आकर तुम बैंक खोल लो, ठीक है, 13,000 करोड़ रुपए लेके भाग रहा है, एक कंट्री के ऊपर ना कर्जा होता है इतना, ठीक है, तो लेकर भाग गया वो, और उसको बोल दो कल को आकर तुम बैंक खोल ले, तो वही बात हो गई कि यार एक तरीके से ना एक चोर आदमी है, उसी के हाथ में आप लोगों ने बागडोर थमा दी। तो बोला जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन अगर आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर एक तरीके से प्राइवेट के हाथ में, तो एक तरीके से डिफॉल्टर जो लोन आप लोग को देखने को मिलता है पीएसबी में, ठीक है, तो ओनली उसी को आप लोग दे रहे हो जो ऑलरेडी यहां पर हरकतें कर रहे हैं, तो ये तो उसी के हाथ में एक घनिष्ठ मित्र हो गया ना, कि एक तरीके से डिफॉल्टर भी वही कर रहा है, उसी के हाथ में आप लोगों ने पकड़ा दिया जाकर। जॉब लॉस देखने को मिलेगी बैंक के अंदर, जो भी आज के डेट में लोग हैं खासकर क्या होगा, वो सारे रोते हुए नजर आएंगे, उनको निकाला जाएगा, या फिर अगर कोई 5 दिन काम कर रहा है उसको 6 दिन या फिर 7 दिन काम कराया जाएगा, सैलरी ज्यादा ले रहा है तो उसकी सैलरी कट कर देगा, कोई बोलेगा भी नहीं, तो ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते इंप्लॉई जो अपॉर्चुनिटी है वो कम हो जाएगी, लोगों को बैंकिंग सेक्टर में जो आप लोग आईबीपीएस में फॉर्म भरते हो ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे। प्राइवेट वाले क्या करेंगे, 10 आदमी को रख रखे हैं, 5 काम करेंगे, बस 5 से काम लो ना, इनको गधों की तरह से लगा के रखो, जब 5 को काम करो, 10 तो आराम से काम करते हैं इंसानों की तरीके से, तो वो वाला फंडा नजर आएगा। तो आखिर जो इफिशिएंसी बढ़ाने के तरीके क्या होते हैं, वही तो होते हैं कि कॉस्ट कम कर दो उसकी, तो एम्प्लॉय निकाल कर फेंक दो, तो ये हरकतें आप लोग को देखने को मिलेगी। पर लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए लोग गवर्नमेंट की तरफ को ज्यादा भागते हैं। और इशू क्या है यहाँ पर, फाइनेंशियल एक्सक्लूजन ऑफ वीकर सेक्शन, यहां पर जो अमीर सेक्शन है वही उसी को बैंक मिलेगा, जैसे अंग्रेजों के टाइम पर हुआ करता था कि बैंक जो है वो अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं वो सोसाइटी में इंक्लूजन का काम करते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं, पर लेकिन यहां पर बिल्कुल अपोजिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेल आउट ऑपरेशन, जैसे मैंने बोला ना, अभी कई सारे कोऑपरेट हाउस खुद डिफॉल्ट हो जाते हैं और उन्हीं को बोल रहे हो आप लोग बैंक बना लो, तो ये तो वही बैंक बनाएगा जो डिफॉल्ट हो गया, वो अपने बैंक से अपना आप ही मजे लेता रहेगा। तो ये गलत सिस्टम है। कई बार यहां पर जनता का तो पैसा जनता का ही जाएगा ना, जो उसमें पैसा अपना अकाउंट खोलेगा, तो फिर क्या करोगे, मानिए किसी ने अपने 15-15, 20-20, 50-50 लाख उसमें रखे हैं, फिर आप लोग बोलोगे बैंक बर्बाद हो गया, तो आप लोग इंश्योरेंस वाले एक्ट के तहत 5-5 लाख रुपए दे दोगे उनके, जिसके 15 थे, जिसके 20 थे, जिसके 25 थे, वो बोलेगा हम बर्बाद हो गए, लुट गए। तो कंडीशन ये है कि अगर कोई बैंक डिफॉल्ट हो जाता है तो एट द एंड ऑफ द डे जनता की ही नुकसान होता है उसमें, तो ये मुद्दा है, ठीक है। इसी के साथ में इश्यूज क्या है यहाँ पर, इंडस्ट्रियल क्रेडिट और जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, खासकर अगर बात करें बैंक, तो उसके एमडी के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कई सारे एलिगेशन लगाए गए कि गलत तरीके से लोन दिया। यस बैंक के सीईओ पर भी यहाँ पर लगाए गए, लक्ष्मी विलास बैंक पर भी लगाए गए। तो कहां से बोल रहे हो भाई साहब आप लोग, यहाँ बेसिकली गवर्नमेंट में ही सारी चीजें खराब होती हैं, प्राइवेट वालों में आप लोग देख लो गवर्नेंस का इश्यू तो वहां पर भी है। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को वहां पर चांदी कट रही है सबकी और सब बढ़िया से काम कर रहे हैं और वहां पर सब दूध के धुले बैठे हैं? ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, आंखें रगड़ो और देखो कि वहां पर भी चीजें रगड़ रगड़ कर चल रही हैं। तो ये आप लोगों को फंडा देखने को मिलेगा। अब यहां पर ये सारा सिस्टम कहां से निकल कर आ रहा है, ये सारा सिस्टम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। पहले इसको बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 बोलते थे, फिर लगा यार कंपनी शब्द ना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको क्या करते हैं बैंकिंग रेगुलेशन कर देते हैं। तो फिर 1949 का ये जो था आगे चलकर ये मार्च 1966 में इसको क्या किया, इसको रेगुलेशन बैंकिंग वाला नाम दे दिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहता है और जितने सारे काम है, यानी कि एक तरीके से ना जो भी बैंकिंग के अंदर रेगुलेट करना, शेयर होल्डिंग वगैरह कंट्रोल करना, मॉनिटोरियम, मर्जर करना, लिक्विडेशन करना, उसको मिलाना, बैंक को तोड़ना जोड़ना, नहीं है पहले तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा और फिर से तोड़ूंगा, तो वाले काम आप लोगों को सारे यहाँ पर ये बैंक करता हुआ नजर आएगा। बात करें यहाँ पर 2020 में गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश, उसमें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में बात की जा रही है। उसी के साथ में जो कोऑपरेटिव्स हैं वो उनको अंडर लाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरविजन में। तो ये भी अभी देखने को मिला क्योंकि कोऑपरेटिव्स भी कई सारे डूब रहे थे, तो उनको बोला उनको भी अपने अंडर ही ले लेते हैं। तो ये पूरा मुद्दा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो मुझे नहीं लगता है यार बैंकिंग सिस्टम में इससे फालतू आप लोगों से कुछ पूछा कोई और आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले मैंने कैबिनेट के बारे में बताया, क्या मुद्दा था पूरा यहाँ पर वो समझाया, बैंकिंग में कितना यहाँ पर प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है वो दिखाया, बैंक कौन कौन से होते हैं वो दिखाया, कमर्शियल और शेड्यूल बैंक में क्या डिफरेंस है वो दिखाया, प्राइवेटाइज और गवर्नमेंट जो बेसिकली नेशनलाइज में क्या डिफरेंस है वो बताया, किस तरीके से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पर कैसे लेकर चल रही है, पहले इंश्योरेंस कंपनी अब यहाँ पर बैंकों को, इसका बेसिकली रीजन क्या है प्राइवेटाइजेशन का, तो सारे रीजन मैंने आप लोग को बताए। इसी के साथ में क्या इशू है इनके साथ में, तो वो इशू भी मैंने बता दिए। तो सारी चीजें आप लोग को डिटेल में आप लोग को समझा दी और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी बता दिया। अब इससे फालतू और क्या जान लोगे, ठीक है। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर में, तो रिविजन कर लेना, ठीक है। तो इसी बात पर चीजों को अच्छे से सपोर्ट करते रहना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ भी ऐसी दिक्कतें हैं तो आप लोग अपनी दिक्कतें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई अगर आप लोगों से पूछता है तो उसकी भी दिक्कतें आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में एक दूसरे को जरूर अच्छी अच्छी बातें बताया करो जो भी आप लोगों से कोई पूछे तो ये हो गया पूरी कहानी यहाँ पर इसकी। अब चलते हैं हम लोग अगली स्कीम की ओर, अपनी यानी कि अगले आर्टिकल की ओर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर कई बार आप लोगों का यहाँ पर ये पोर्शन बच जाता है, और पीआईबी जो कि काफी इंपोर्टेंट सोर्स है वहां से लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट के द्वारा यहाँ पर ये चीजें पब्लिश की गई। तो इसके बारे में आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात क्या की जा रही है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार जो हस्तशिल्पकार जो स्कीम है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है ये किसके अंडर आता है, बेसिकली अगर इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करिए
तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि उत्तर पूर्व क्षेत्र का जो विकास मंत्रालय है उसके तहत यहां पर ये काम देखने को मिलेगा। तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि पैसों की सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी जो ग्राउंड लेवल पर, यानी कि जो बेसिकली नीचे काम करते हैं, नीचे लेवल पर जो भी कारीगर है उनको, और इसके चलते यहां पर उनको एक तरीके से लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से जो टर्म्स है, यहाँ पर एक तरीके से रीजन में यहाँ पर लोन भी प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि वहां पर वो अपना काम अगर कर रहे हैं तो काम को बढ़ा सकें, उसको एक और मॉडर्नाइज कर सकें, ना मॉडर्न टेक्निक वगैरह जो यूज करनी है उनको। इसी के साथ में वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उनको अगर और पैसा लगाना है तो वो भी उनको मिल सके। तो क्रेडिट असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा 1 लाख ईच, जो कि यहाँ पर एज मैनी एज लगभग 17 आर्टिसन को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसके चलते क्या रहेगा, एक तो कोलेटरल फ्री रहेगा। कोलेटरल का मतलब आप लोगों को पता है, यानी कि कुछ भी चीजें गिरवी नहीं रखनी आप लोगों को लोन लेने के लिए, उसको बोलते हैं कोलेटरल फ्री। ठीक है, तो ये रहेगा। इसी के साथ में सब्सिडी भी देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन, यानी कि सब्सिडी एक तरह छूट, यानी कि अगर बात करें तो यहां पर सब्सिडी इंटरेस्ट रेट रहेगा 6%। नॉर्मली महंगा होता है इंटरेस्ट रेट तो उसको छूट दे देते हैं कि आप लोग थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पर दे दो। तो यहां पर रीपेरेबल रहेगा यहां पर 24 महीने के अंदर में। उसी के साथ में जो रेगुलर रीपेमेंट है अगर कोई इसको देता है अच्छे से तो 1% की और छूट मिल जाएगी। यानी कि अगर आप लोग बोले, मैं आप लोगों को बोलूं कि यार मुझे ना 50,000 रुपए चाहिए, तो आप लोग बोलेंगे ठीक है 50,000 रुपए तो ले लेना सर, पर आपको ये 50,000 रुपए जो है ये 3 महीने के अंदर अंदर आप हमारे रिटर्न करने पड़ेंगे। मैं बोलूंगा ठीक है, आप लोग बोल दो सर कि अगर 3 महीने में रिटर्न कर दोगे तो 1% की छूट आप लोगों को आपको ब्याज पे मिल जाएगी। मैं बोलूंगा ठीक है, तो अगर लेट हो गया तो दिक्कत है, पर लेकिन अगर पहले कर दिया तो छूट मिलेगी। तो उस तरीके से क्या होता है, इंसान बोलता है कि यार फालतू में 1% और यहाँ पर एक पेनल्टी बढ़ जाएगी तो क्यों ना इसको बचा लिया जाए, तो अपना जल्दी रिटर्न कर दो। तो वो इस तरीके से यहाँ पर कोशिश की जाती है। समझ में आ गया ना? तो यही चीजें है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या यहाँ पर कि रजिस्टर होना चाहिए एक तरीके से यहाँ पर रजिस्टर या अनरजिस्टर्ड आर्टिसन जो भी है इंडिविजुअल। इसी के साथ में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर प्रैक्टिस आर्ट कर रहा हो जो भी उसको यहाँ पर जिसमें उसको लेना है। और यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो लोन है यहाँ पर ये बैंकिंग या फाइनेंशियल वो इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक से आप लोग बात करें तो इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। लॉन्च की गई यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के थ्रू यहाँ पर ये स्कीम, और इसी के साथ में जो यहाँ पर NEDFI है, ये एक प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की रीजन जो यहाँ पर ये काम करता है। उसी के साथ में यहाँ पर ये 26 ईयर एस्टेब्लिशमेंट जो बेसिकली अगर देखने को मिले, जो यहाँ पर अगर बात की जाए मैं कंप्लीट कर चुका था बेसिकली 26 ईयर। क्यों? क्योंकि 2021 में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये 1995 में इसको एस्टेब्लिश किया गया, तो 26 ईयर यहाँ पर इसे कंप्लीट हो रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन है वो प्रोवाइड करता है लगभग 7,500 प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर सेवरल डेवलपमेंट जो यहाँ पर इनिशिएटिव है इसमें चलाए जा रहे हैं। और इसी के साथ में आप लोगों को कई बार मैंने बताया भी इसके बारे में, जिसको CSR बोलते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कंपनी होती है जो भी कोई काम करती है तो उनकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इस एरिया में यहाँ पर दिक्कत हो रही है उसका सोल्यूशन निकालो। तो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो एक छोटा सा आर्टिकल था और पूरा आर्टिकल जो था यहाँ पर किससे रिलेटेड था, अगर कोई आप लोगों से बोल दे कि कहां से आया है तो यहाँ पर यार नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के लिए, तो ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर ये भी एक एग्रीकल्चर गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अभी हमारे देश में एक स्कीम थी जो कि उसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। ये स्कीम क्या है, ये यहाँ पर पूरा आर्टिकल आप लोगों को इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिलेगा। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना थी उसको यहाँ पर अभी लॉन्च किया गया था 2015 में, और उसको बढ़ा दिया गया है 2021 से लेकर 2026 तक का। तो इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। ये जो स्कीम है तो फिर से कैबिनेट आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन से आर्टिकल में ऐड किया गया था कैबिनेट, याद है ना, भूल गए या फिर, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके अंदर ऐड किया गया एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट जो प्रोग्राम है यहाँ पर, जिसको AIBP आप लोग बोलते हैं। हर खेत, एक तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, दूसरा हर खेत को पानी, तो HKKP हर खेत को पानी, और एक्सीलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम ये आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसी के साथ में एक और है वाटर शेड डेवलपमेंट, जहां पर पानी ज्यादा नहीं पहुंच पाता है, बारिश वगैरह नहीं होती है, उस वाले एरिया में भी सिंचाई की जरूरत पड़ती है। तो ये तीनों प्रोग्राम को मिलाकर यहाँ पर ये आगे लेकर चलने की बात की जा रही है 2025-26 तक का। और जो ये स्कीम है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर पैसा देगी। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर 75 और 25 का रेशो रहेगा। किसके लिए? जो नॉर्मल एरिया है और खासकर जो हिली एरिया है वहां पर नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है यहाँ पर उसको 90 से 10 में यहाँ पर डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर कोई बोले तो आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो ये वाला एरिया है नॉर्मल, यहाँ पर ये वाला एरिया, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को 75 और 25 का यहाँ पर आंकड़ा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ये वाला एरिया हो गया तो यहाँ पर 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% यहाँ पर इन एरिया से लेगी जो कि हिली वाला एरिया हो गया। तो ऐसे आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है
ताकि मिलजुल कर काम करें। तो 75, 25 और 90 और 10, तो ये इसका रेशियो रहेगा। बोला जा रहा है कि 22 लाख किसानों को फायदा होगा, इंक्लूडिंग 2.5 लाख शेड्यूल कास्ट के भी किसान है और 2 लाख के करीब शेड्यूल ट्राइब के भी किसान है। तो हर एक लेवल पर हर एक किसान को इससे फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो एक बढ़िया स्कीम आप लोग बोल सकते हैं। और इसी के साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है एक मोबाइल ऐप, ये जियो टैगिंग कंपोनेंट, जिससे प्रोजेक्ट को बेसिकली चेक किया जा सके कि कहां पर चीजें, एक तरीके चेक करने की बात यहां पर आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने आप लोगों को बताया बेसिकली एक एक्रीडेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, दूसरा हर खेत टू पानी की बात की जा रही है और तीसरा वाटर शेड डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो इनको तीनों को यहां पर अलग से समझाया गया है कि यहां पर एक्रीडेटेड हर खेत पानी और वाटर शेड, तो तीनों प्रोग्राम के बारे में बताया गया। ये 3 मेन कंपोनेंट है इस स्कीम के, तो इसलिए यहां पर इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो पहले वाला है यहां पर एक्रीडेटेड इरिगेशन, ये प्रोग्राम वाला जिसको बोला गया एक्रीडेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, तो ये यहां पर 1996 में स्टार्ट किया गया था। तो इससे चलते जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, रिसोर्सेज कैपेसिटी है उसको ढंग से यूटिलाइज करने की बात की जाती है। जैसे घर वालों ने पैसे दे दिए तो ढंग से यूटिलाइज करो, बर्बाद न करो। ठीक है, हर खेत जो पानी की बात यहां पर की जा रही है, तो ये एक न्यू वाटर रिसोर्सेज है जिसके चलते माइनर इरिगेशन, एक तरीके से यहां पर जो पुराने होते हैं उसको रिपेयर करके रिस्टोर करना और नए इनोवेशन बॉडी को लेकर आना पानी, ताकि यहां पर सब जगह प्रोवाइड कराया जा सके। इसी के साथ में वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, बारिश बरसी तो उसका पानी इकट्ठा कर लिया, तो वो भी कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन एरिया में भी काम किया जाता है। तो कई सारे मुद्दे आप लोग यहां पर नजर आएंगे। बाकी इसके अंदर सब स्कीम भी है, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, सरफेस माइनर इरिगेशन हो गया, रिपेयर हो गया, रिनोवेशन हो गया, रिस्टोरेशन हो गया, वाटर बॉडी यानी पुराने जैसे जोड़ तालाब होते हैं उनको बोलते हैं रिनोवेट कर देते हैं यार, उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा बारिश आएगी तो वो सब मुद्दे। वाटर शेड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर ठीक है, इफेक्टिव रहता है कि जब पानी बरसा निकल गया तो उसको भी रोकने की काम किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ में सोइल के अंदर मॉइस्चर को कैसे कंजर्व करना है वो देखने को मिलेगा। और जिन एरिया में बारिश नहीं हो रही है खासकर, तो उनमें कैसे काम करना है, और वाटर हार्वेस्टिंग यहां पर भी कोशिश की जाती है। तो इन यहां पर बात करें तो एक तरीके से कोशिश की जाती है इन सीटू। देखिए, एक शब्द होता है इन सीटू और एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब है जहां पर आप लोग रहते हैं वहीं पर ही चीजों को चेंज करना, और एक्स सीटू का क्या मतलब है, बाहर ले जाके, जैसे नहीं कोई पशु पक्षी रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो कहते हैं कि इनको कंजर्व करते हैं एक्स सीटू। एक्स सीटू मतलब इसके एरिया में से निकालकर उसको बाहर जाकर कंजर्व करते हैं। इन सीटू का मतलब क्या है कि जहां पर ये रहते हैं वहीं पर इनको कंजर्व करो, यानी कि वहीं पर इनकी देखरेख कर लो, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि एक तो पानी जो है इरिगेशन हो यार सबको अच्छे से मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, जो कल्टीवेटेड एरिया है उसको आप लोग ढंग से अच्छे से लेकर चल सके, तो हर खेत को पानी मिल जाएगा। ठीक है, इंप्रूव करेगा फार्म एक्टिविटी, हमारे देश में एफिशिएंसी बढ़ेगी, इस तरीके से और अच्छे लेवल पर काम होगा। इसी के साथ में जो एक तरीके से नहीं मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी एक तरीके से पानी का इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं खेतों में पानी वैसे चला रहा है, पेड़ पौधों के ऊपर ही पानी डाला है जहां पर कुछ उगा रखा है। ठीक है, जो एक्यूफर है, एक्यूफर क्या होता है, जो पानी होता है ग्राउंड लेवल के अंदर, उसको रिचार्ज करने का भी काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके चलते भी अच्छे रहेंगे। और इसी के साथ में प्रिसीजन जो इरिगेशन सिस्टम है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए ग्रेटर प्राइवेटाइजेशन की साइड से भी, तो काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो म्युनिसिपल बेस्ड वाटर फॉर प्री जो अर्बन एग्रीकल्चर, इसी के साथ में अट्रैक्ट किया जाए प्राइवेटाइज। गवर्नमेंट के पास में पैसा थोड़ी ना यार, मिलकर काम करो तभी तो सोल्यूशन निकलेगा। तो ये वाला सोल्यूशन आप लोग यहाँ पर देखने की कोशिश की जाती है। कोई भी स्कीम अगर बनानी है, कोई भी काम करना है, डायरेक्ट नहीं होता है, पुरानी स्कीमों को मर्ज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, एक तो इसको यहाँ पर मर्ज किया गया, इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम को मर्ज किया गया, और ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट को वर्क किया गया एक जगह, और फिर इनको इंप्लीमेंट किया गया। इंप्लीमेंटेशन किया था यहाँ पर डिसेंट्रलाइज इंप्लीमेंटेशन होता है स्टेट इरिगेशन प्लान और डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान के थ्रू, यहाँ पर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो दूर कर लेती है अपने आप को। रीजन क्या है, संविधान के अंदर जब आप लोग स्टेट के अंदर जाएंगे तो 7वें शेड्यूल के अंदर एग्रीकल्चर को यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है। तो भाई साहब एग्रीकल्चर आपके पास में है तो सुधारो इसको, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो कुछ ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों को ये लंबा आर्टिकल देखने को मिलेगा पर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसलिए इसको अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, तो इसके चलते पूरी बातें डिटेल में डिस्कस करूंगा, और आज का ये लास्ट आर्टिकल भी है, तो इसलिए पेशेंस बनाए रखिए। यहां तक बनाए रखा है तो आगे भी बनाए रखिए। ओके, टेंशन नहीं होनी चाहिए। अभी बात करते हैं इसके बारे में। बात की जा रही है यहाँ पर इंडियन लीडरशिप फोरम अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर गलत तरीके से, गलत मंशा से ले जाना, तो उसको नॉर्मली बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को बताऊंगा, उसके चलते भी क्या क्या चीजें वो भी हम लोग समझेंगे। अभी यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी कि वो मंत्रालय जो महिला और बाल विकास के बारे में बात करते हैं, उसके चलते भी देखने को मिला यहाँ पर कि एक प्रकार एक तरीके से यहाँ पर बिल आया गया, प्रिवेंशन, एक तरीके पर्सन प्रिवेंशन केयर रिहेबिलिटेशन बिल 2021, यानी कि एक तरीके से पर्सन जो है कोई किसी को अगर यहाँ पर नहीं कोई उठाकर ले जाता है, कोई उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, वो सारी चीजें अगर देखने को मिलती है, तो उसको सुधारने के लिए यहाँ पर पर्सन की एक तरीके से
केयर की जाएगी और प्रिवेंट किया जाएगा और रिहेबिलिट किया जाएगा, वो सारे मुद्दे देखने को मिलेंगे। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पार्लियामेंट का जो बेसिकली विंटर सेशन है उसी के अंदर इसको डाला जाएगा। 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन होता है, इसी के साथ में मॉनसून सेशन होता है और फिर विंटर सेशन होता है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके देखने को मिलेंगे पार्लियामेंट के 3 सेशन। तो यहाँ पर इन तीनों सेशन में से अभी विंटर सेशन चल रहा है, तो उसके अंदर इसको यहाँ पर रखा जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पर जो भी इस तरीके की हरकतों से गुजरा हुआ कोई इंसान रहता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी बिल के थ्रू, ठीक है। तो रिहेबिलिटेशन देखने को मिलेगा। अगर कोई सर्वाइवर हो गया, किसी को पढ़कर ले गया, कोई उससे भीख मंगवा रहा है या उससे वेश्यावृत्ति के धंधे में उसको धकेल लिया किसी लड़की को, वहां से उसको छुटा कर ले आए, तो फिर उसको कोई काम धंधा देना पड़ेगा, उसकी जिंदगी कैसे चलनी उसको देखना पड़ेगा। तो ये जरूरी है। पर लेकिन यहां पर ये बोले कि इसके अंदर दिक्कत ये है यार, इसको क्या कर रहे हैं बस, लेकिन किसी को पकड़ के लाए, छुटा कर लाए, तो जो शेल्टर होम है यानी कि एक तरह शेल्टर बनाए रखते हैं कि यहाँ पर इनको रखेंगे, वहां पर रखते हैं। उसके अलावा और वो उसके बाद में जब ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो फिर कहीं भी जाए हमारा कोई मतलब नहीं है। तो कल को चल के फिर के कोई इसको पकड़ के ले जाए तो यहाँ पर उसके आगे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसके चलते इसका क्रिटिसिज्म यहाँ पर बिल का देखने को मिल रहा है। इवन यहाँ पर यह भी बोला गया कि अगर कम्युनिटी बेस्ड जो रिहेबिलिटेशन मॉडल है, यानी कि जिस कम्युनिटी में आप लोग रह रहे हैं वहां पर आप लोगों को रिहेबिलिट करना है, हेल्थ सर्विस, लीगल सर्विस, एड, ये सारी इनकम अपॉर्चुनिटी, ये सब चीजें प्रोवाइड करानी चाहिए। ऑल राउंड री इंटीग्रेशन होना चाहिए विक्टिम का, या कि जो शिकार हुआ है, कोई पर्टिकुलर लड़की शिकार हुई है तो वो होना चाहिए। और यहाँ पर कम्युनिटी भी आगे निकल कर आए, ठीक है, एक तरीके से फैमिली में निकल कर आए, सब मिलकर चीजों को सपोर्ट करें और गवर्नमेंट भी काम करें। तो ये बोलता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट के एक्सपर्ट के हिसाब से अगर बात करें तो उसके अकॉर्डेंस है ही नहीं है यहाँ पर। यानी कि आप लोगों ने तो क्या किया, एक अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एक, जैसे कोई इंसान बोलने लगे यार आ जाना वहां पर थोड़ा सा काम है, ठीक है, तो आप लोग बोले कि ठीक है आ जाऊंगा, अपनी जगह किसी पड़ोसी को भेज दिया और पड़ोसी को भी वो हम नहीं गया, वो पड़ोसी भी कोई और काम करने जाता, बस निकलता निकलते चला गया। यानी किसी के शादी कन्यादान दे देना कि आ जाना यार शादी में, तो ठीक है यार कन्यादान पहुंचा देंगे किसी और के हाथों, ठीक है, तो वो वाला बात हो गई यहाँ पर। तो ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पूरा एक पर्टिकुलर आप लोगों को ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, बातें करेंगे एक एक कर। जो बिल है यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर एक तरीके से बिल जो है एक तरीके से बात कर रही है यहाँ पर कि कंबाइन है यहाँ पर सेक्स वर्क और इसी के साथ में माइग्रेशन एक तरीके से विद ट्रैफिकिंग। यानी कि अगर किसी को ले जाकर कहीं गलत तरीके से कोई काम किया जा रहा है और वहां पर एक तरीके वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेला जा रहा है तो वो चीजें देखने को मिलेगी। पर जो बिल है यहाँ पर वो क्रिटिसाइज किया गया कि जो ट्रैफिकिंग है, ठीक है, थ्रू द क्रिमिनल लॉ के थ्रू उसको यहाँ पर देखा जा रहा है। यानी कि एक तरीके से ट्रैफिकिंग हो गई तो क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू देखा जा रहा है, उसमें ह्यूमन राइट वाला एंगल है ही नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, जो कि होना चाहिए था एक तरीके से इंसानों के तरीके से उसको देखो, रिहेबिलिट करो, तो वो सेंटर अप्रोच होनी चाहिए थी। पर वो यहाँ पर आप लोगों को मिसिंग नजर आएगी। बस यहाँ पर जो कोई उठा के ले गया उसको सजा सुना दी। यानी कहने का मतलब यहाँ है कोई यहाँ पर जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, किसी यहाँ पर लड़की को उठा लिया, ठीक है, और उसको वहां पर किसी गलत धंधे में उसको धकेल दिया, तो यहाँ पर सजा जो मिलेगी वो डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी, ठीक है। और इस लड़की के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, इस लड़की को निकाल कर लाए, कुछ दिनों के लिए शेल्टर होम में रखा, फिर छोड़ दिया, आप जाओ जहां जाना है तुमको। तो वो वाली हरकतें हैं, यानी कि इस लड़की के ऊपर कम ध्यान है, बस इसको सजा देने के ऊपर पूरा ध्यान है। तो भाई साहब सजा तो इसको दे देना, चलो जो भी उसने करा है, पर लेकिन इसके ऊपर भी ध्यान दो जिसके साथ में कुछ गलत हुआ है। तो ये गलत अप्रोच यहाँ पर बोला जा रहा है इनके द्वारा। इसी के साथ में बात की जा रही है कि एक तरीके से यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि प्रमोट कर रहा है कि एक तरीके से रेस्क्यू रेड, यानी कई बार आप लोगों ने देखा होगा एक तरीके से कई जगह कई सारी रेड मारी जाती है, कई बार ना कई सारे ऐसे होटल वगैरह होते हैं उन पर रेड मारी जाती है, ठीक है, कई तरीके ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो पुलिस क्या करती है यहाँ पर, अगर कोई भी वहां पर है तो एक तरीके से चाहे वो उनकी एज कुछ भी हो, मान लीजिए कोई 18 साल से ऊपर है या फिर 21 साल से ऊपर है, ठीक है, तो उनकी मर्जी है, वो उसके हिसाब से वहां पर गए हैं, तो वहां पर क्या होता है उसके ऊपर रेड मारी जाती है और फिर कईयों से तो पैसे ऐंठे जाते हैं। तो इस तरीके से तो एक ब्लैंकेट एक क्रिमिनलाइजेशन के केस लगा देते हैं, तो वो भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ट्रैफिकिंग को समझो तो सही पहले ढंग से उसको, तो वो समझने की कोशिश नहीं की जाती है, यानी कि एक इंसानियत वाला एंगल कम और मशीनों वाला एंगल ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये दिक्कतें निकल कर आती है। जो नए प्रोविजन है उसके अंदर बात करें तो एक्सटेंड किया गया ऑल सिटीजन, इंडिया के अंदर भी और बाहर भी अगर कोई है, इवन कोई जहाज के अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर भी अगर कोई जा रहा है, ठीक है, एक तरीके से कैरी कर रहा है कोई इंडियन सिटीजन जो भी यहाँ पर है, एबीसीडी जो भी यहाँ पर है, ठीक है, कोई फॉरेन नेशनल अगर कोई यहाँ पर कोई ऐसी हरकतें करते हैं और कोई ऑफेंडर है तो उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। यानी कि ये जो लॉ होगा ये एवरी ऑफेंडर पर होगा, पर्सन विद क्रॉस बॉर्डर भी अगर कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो ये अच्छी बात लगी। अगर पता चला कल को किसी अपने देश की लड़की को ले गए किसी दूसरे देश में और ले जाकर वहां पर उसको बेच दिया और उसका पासपोर्ट अपने पास में रख लिया ताकि ये भागी ना पाए यहाँ से, दुनिया भर के केसेस देखने को मिलते हैं, विदेशों के नाम पर लड़कियों को लेकर जाते हैं, ऐसी हरकतें नजर आती है, तो उसके चलते भी देखने को मिलेगा। तो जो प्रोविजन है यहाँ पर बिल का, तो ये यहाँ पर कवर कर रहा है विक्टिम को, एक तरीके से ट्रांसजेंडर को भी। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है, पहले वुमेन और चिल्ड्रन को करता था, अब ट्रांसजेंडर पर्सन को भी यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है और विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग को, ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में पहले क्या था कि ट्रांसपोर्ट करके किसी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं ना, यहाँ पर बेच दिया तो उसको यहाँ पर माना जाता था, अब ये भी कंडीशन हटा दी, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्ट करके ले जाओ तो होगा वरना नहीं होगा, तो वो भी वाली कंडीशन हटा दी। एक्सप्लॉयटेशन को यहाँ पर बेसिकली डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि एक्सप्लॉयटेशन क्या होगा, अगर किसी को यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द
एक तरीके प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, और अदर फॉर्म में भी यहाँ पर सेक्सुअल कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है, फोर्स लेबर किया जाता है, कोई स्लेवरी में धकेलता है, इलीगल तरीके से कोई मेडिकल रिसर्च उनके ऊपर करने की कोशिश करता है। चाइना में नहीं करते वो हरकतें मैंने आप लोगों को बताई थी, वही वाली हरकतें कोई करता है किसी के शरीर के साथ में, तो सारे इसके अंदर एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आ जाएंगे। तो ब्रॉड डेफिनेशन बना दिया जो कि वास्तव में मुझे पसंद आई इन चीजों को रोकने के लिए। आगे बात करें जो प्रोविजन है न्यू बिल के अंदर में, तो गवर्नमेंट जो ऑफिसर है उनको भी एज ए ऑफेंडर अगर है तो उनको भी यहां पर पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है कि वो यहां पर दामाद है, ठीक है, तो ऑफेंडर उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। पेनल्टी लगाई जाएगी 7 साल तक की, अगर यहां पर एक तरीके से पेनल्टी जो मिनिमम 7 साल की है यहां पर, और 10 साल तक भी जा सकती है, और 5 साल का फाइन लग सकता है अगर बच्चे की ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, एक बच्चे को लेकर जा रहे हैं। अगर बच्चा एक से ज्यादा है यहां पर तो लाइफ टाइम तक का यहां पर प्रिजमेंट हो सकता है, यानी कि एक बच्चा, स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी देखी होगी, एक बच्चा है तो यहां पर 7 साल से 10 साल तक का, और अगर 2 से ज्यादा बच्चों को पकड़े घूम रहा है तो यहां पर लाइफ टाइम तक का झेलना पड़ जाएगा। कई बार देखा ना बच्चे चोर बच्चे गायब कर दिए, तो वो हरकतें यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगी। सिमिलर एक तरीके से यहां पर जिसे एक तरीके टू मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, तो एक तरीके से यहां पर अगर कोई ऐसी हरकतें हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे यूज किया है, ऐसा कोई मनी यूज करें यहां पर, तो उसके तरीके भी यहां कोई इनकम आ रही है, बच्चे को भेज दिया वहां से कोई इनकम आ रही है, तो उसको भी यहां पर इसके अंदर ऐड किया गया कि गलत तरीके से यहां पर हरकतें की गई है। तो सारी तरीके हैं। इसी के साथ में यहां पर जो नेशनल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये कमेटी बनाई जाएगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या स्कीम है वो इंप्लीमेंट करेगी, और कमेटी यहां पर रिप्रेजेंट करेगी वेरियस मिनिस्ट्री, जिससे इसके अंदर लोग आएंगे, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कमेटी भी बनाई जाएगी, यानी कि हर लेवल पर ये कमेटी काम करेगी। तो ये एक अच्छा काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे देश की जो एनआई है, जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलती है, तो वो रेस्पॉन्सिबल बॉडी आप लोगों को यहां पर नजर आएगी, और इसी के चलते यहां पर ऑटोमेटिकली एक तरीके से स्कोप में आ जाएगा कि यहां पर बात करना किसी का पर्टिकुलर, अगर किसी के ट्रांस कम्युनिटी को या फिर किसी को भी, किसी पर्सन को इंक्लूडिंग, अगर किसी के ऑर्गन हार्वेस्ट किए जा रहे हैं, इन्हें किसी के ने शरीर का कोई पार्ट भी निकाल कर बेच दिया जाता है, ये भी हरकतें देखने को मिलती है। फोर्स लेबर कोई देखने को मिल रहा है, कोई इस तरह की हरकतें, तो सबको इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। डेटा एनालिसिस के हिसाब से माने तो हमारे देश में एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा बोला गया कि 6616 ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस देखने को मिले कंट्री के अंदर 2019 में, ठीक है, 2018 में 5788, और 2017 में यहां पर 5900। तो यानी कि अभी फिलहाल यहां पर 19 में बढ़ गए हैं, और अभी 20 में ये और भी ज्यादा बढ़ेंगे, आप लोगों को नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के चलते ऐसी हरकतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इसमें मैक्सिमम 1/3 ये माना जाता है कि वर्ल्ड वाइड में जितने ट्रैफिकिंग होती है उसमें बच्चे रहते हैं 1/3। तो समझिए कितने सारे बच्चे चोर आप लोगों को नजर आएंगे। एनसीआरबी क्या बोलती है यहां पर, एनसीआरबी का डेटा 2018 का आप लोगों से बात करें तो याद रखिएगा, इसमें अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा 51% ऑल ट्रैफिकिंग जो विक्टिम थे वो चिल्ड्रन थे, ठीक है, मोर देन 80% वर गर्ल्स, यानी कि 80% उसमें से लड़कियां थी, और यानी कि जो बच्चे थे उसमें 51% और उसमें से 80% लड़कियां थी। तो छोटी छोटी बच्चों को यहां पर काफी ये यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो खासकर अगर छोटी बच्ची हो तो उसका ध्यान आप लोगों को और ज्यादा रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद रखेगा। संविधान में आर्टिकल 23 याद रखिएगा, इसके बारे में बात करता है रोकने के लिए। और हमारे देश में अगर बात करें तो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है 1956 का, ठीक है। इसी के साथ में ये बाउंडेड लेबर एबोलिशन ये 1976 है, यहाँ पर लेबर प्रोविजन ये 1986, चाइल्ड लेबर प्रोविजन, ये सारे एक्ट हैं। पर लेकिन ये जरूर याद रखिएगा पार्ट 3 में यहां पर बात करें तो ये आर्टिकल 23 याद रखिएगा, और आर्टिकल 24 किसके बारे में बात करता है, याद है ना या बोल गए, चाइल्ड लेबर के बारे में, ठीक है। सेक्शन 366 जो है यहाँ पर, वो सेक्शन 372 ये इंडियन पेनल कोड का, किडनैपिंग वगैरह कोई होती है उसके बारे में बात करते हैं। और फैक्ट्री एक्ट भी यहाँ पर 1948 का बोलता है कोई भी ऐसी हरकतें आप लोगों को नहीं करनी है, तो हम देखेंगे वरना, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं तो प्रोटोकॉल है प्रिवेंशन करने के लिए, अगर किसी को ऐसा कोई करता है तो उसके लिए पनिशमेंट भी है। चिल्ड्रंस के बारे में बात करें और वुमेन के बारे में स्पेशली 2000 में लाया गया, तो यूएन का जो कन्वेंशन है उसका पार्ट है यहाँ पर ये। और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट के बारे में बात करें, ब्लू हार्ट कैंपेन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी आप लोग यहाँ पर इससे नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल का डिस्कशन, मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन होगा। सारी बातें आप लोगों को बता दी, शाम दाम दंड भेद जो भी यहाँ पर है, संविधान में क्या रखा हुआ है, क्या क्या प्रोविजन है, किस किस को माना जा रहा है, पूरे डिटेल में आप लोगों को सारी बातें बता दी। कंफ्यूजन हो तो बताइए, फिर आगे दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी बातें। अरे इसी चक्कर में यार आप लोगों का दिन रह गया इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे, 20 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, ये हाईली एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में बात करता है, और हंगर, भुखमरी, डिजीज, इन सबको रोकने की कोशिश भी करते हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से मिलकर साथ करना है एक दूसरे के साथ में, यानी इस सपोर्ट करने की बात यहाँ पर रहती है। तो ये इसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है, ठीक है। बाकी वैसे एक और आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैंने द हिंदू में भी आप लोग कवर किया था, इसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया भी था। अगर कहोगे तो एक बार यहाँ पे भी डिस्कस कर दूंगा, वरना आप लोग देख लेना खुद से, और कहोगे तो इसको कल को एक बार मैं कवर करा दूंगा आप लोग का, ठीक है। जो नहीं अभी यहाँ पर चाहे जो यहाँ पर लड़कियों की एज बढ़ाने की बात की जा रही है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो बता देना, अगर कहोगे तो कवर करा दूंगा एक बार और, यहाँ पर भी टेंशन मत लेना।
बाकी यहाँ पर हम लोगों ने बात की कैबिनेट के डिसीजन के बारे में, बैंकिंग के बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, काफी डिटेल में समझा। बैंकिंग सिस्टम का क्या क्या फंडा है सारा डिटेल में मैंने आप लोगों को कवर करा दिया यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में चाइना के अंदर क्या हरकतें चल रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर, वो सब मुद्दे हम लोगों ने समझ लिए काफी डिटेल में। सिंचाई की जो स्कीम है वो हम लोगों ने काफी डिटेल में समझ ली, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट मैंने आप लोग क्लियर करा दिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में मैंने बता दिया, संविधान में क्या इसके बारे में मेंशन है, वो सारी बातें बता दी। हस्तशिल्प कलाकार स्कीम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ये भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो काफी कुछ शानदार हम लोगों ने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए। बैंकिंग के बारे में बात की जा रही है, तो बताइए इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कौन सा एक्ट है यहाँ पर, ये कितना प्रतिशत इसको घटाया जा रहा है ये बताइए। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को और क्या बुलाते हैं ये बताइए। जिंगजान वाला रीजन किस किस के साथ में टच करता है ये बताइए। कृषि सिंचाई योजना के बारे में आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में ये स्कीम कौन सी थी इसका नाम आप लोगों को बताना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कंफ्यूज मत होना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में और ये आर्टिकल मैंने आप लोगों को सारे बताए हैं, और कौन सा अमेंडमेंट करके यहाँ पर कैबिनेट के बारे में बात की जा रही है वो बताइए। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया इसलिए सॉरी यार, इसको पोज कर इसका क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार यहीं पर ही वीडियो को, ठीक है, और आंसर आप लोगों के सामने पोज कर लीजिए, ठीक है। अब आगे कर रहा हूं और ये आंसर हो गए, ठीक है। आंसर यहाँ पर गोवा लिबरेशन के बारे में यहाँ पर बात की गई थी, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात की गई थी, ये सारी बातें, तो ये सारी डिटेल में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सारी मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाए थे, तो ये आंसर हो गया आप लोग के, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा फिर ना 1 घंटे से ऊपर चला जाता है, फिर आप लोग चिल्लाने लगते हो, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर लेक्चर पसंद आया तो इसको आप लोग लाइक शेयर, इसी के साथ में कमेंट जरूर करिएगा जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।